Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series on the subject Understanding Mental Disorders. And the subject is of semester 3 and 4 students of BA program BA Honors Psychology of Disciplinary Specific Course subject. If you are from DU Seoul or any other university which has this subject in the syllabus, then this video series is very important for you because we will discuss every chapter in detail and in simple language through exam point of view, which means every topic we discuss here will some way or in the other will come in your exam. Okay, so let us get started. First of all, there are three main units in this subject. There are थ्री यूनिट्स के अंदर 5 चैप्टर्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं. यूनिट 1 के अंदर आएगा डायग्नोसिस एंड क्लासिफिकेशन कि ये जो साइकोलॉजिकल डैमेजेस हैं, ये मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये कैसे डायग्नोसिस होते हैं, क्लासिफिकेशंस क्या क्या है, कैसे आपको पता लगता है कौन सा डिसऑर्डर है, कोजेज़ क्या रहेंगे, फैक्टर्स क्या रहने वाले हैं, क्लिनिकल असेसमेंट, क्लिनिकली क्या क्या प्रूफ निकाले गए हैं इन डिजीज़ के वो हम पता करने वाले हैं. एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स. These are the 5 lessons we are going to study in this subject. So without wasting any time, let us get started with chapter first, that is diagnosis and classification. To understand and treat mental disorder, it is first important to know what behavior is normal and what is abnormal. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बिहेवियर नॉर्मल है, कौन सा बिहेवियर अबनॉर्मल है. डायग्नोसिस का मतलब होता है कि आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इन अ पर्सन. डायग्नोसिस का मतलब होता है ये पता करना कि किस इंसान के दिमाग में कौन सा मेंटल डिसऑर्डर चल रहा है. क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग और कैटेगराइजिंग मेंटल डिसऑर्डर्स. क्लासिफिकेशन का मतलब होता है भाई अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना और फिर उनके अंदर एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को डालना. फॉर एग्जांपल, जिनको भी ADHD है वो एक कॉलम में आ जाएंगे कि इन सबको ADHD है. फिर एक सेकंड कॉलम जिसके अंदर जिन्हें ADHD भी है प्लस उनको जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी है. तो ऐसे ग्रुप्स के अंदर उनको क्लासीफाई करना. एक्यूरेट डायग्नोसिस, सही तरह की दवाइयाँ देना और सही तरीके से उनको क्लासीफाई करना, वहाँ से ट्रीटमेंट, रिसर्च और स्टैटिस्टिक नॉलेज जो है वो रखना आसान हो जाता है. ग्लोबल लेवल पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर 2 मेजर सिस्टम यूज़ होते हैं. पहला होता है DSM एंड सेकेंड इज़ द ICD. DSM क्या होता है, डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल, जहाँ पर डायग्नोसिस और स्टेटिस्टिक्स को रखा जाता है कि भाई ये तो बीमारी है और इसके लिए हमने इतने लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं. ICD होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, एक ऐसी डिजीज़ जो इंटरनेशनली क्लासीफाई की जाती है जहाँ पर हर जगह के लोगों को सेम सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वहाँ पर उन डिजीज़ को क्लासीफाई किया जाता है. प्रॉब्लम्स इन डिफाइनिंग नॉर्मेलिटी एंड एबनॉर्मेलिटी. कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं होता है एबनॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी को डिफाइन करने का. फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान के लिए अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर मी, अगर मेरे सामने कोई बिना गाने के नाचना शुरू कर दे, आई एम गोइंग टू से ओ माई गॉड ही इज़ वियर्ड, this is abnormal. For me that's abnormal, but it doesn't mean that for everybody that's abnormal. हो सकता है भाई हर किसी को भी ऐसे ही नाचना पसंद हो, वो कोई नॉर्मल या फिर एबनॉर्मल का साइन तो नहीं होता है. ठीक है, अब कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनसे हम एबनॉर्मेलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. डिस्ट्रेस, जब एक इंसान जिसको मतलब कि परसिस्टेंटली लगातार स्ट्रेस होता रहता है, वो उदास हो रहे हैं, उन्हें एंजाइटी हो रही है, वहाँ पर डिस्ट्रेस आएगा. ठीक है. माल एडेप्टिवनेस, व्हेन बिहेवियर नेगेटिवली अफेक्ट्स वर्क, स्टडीज़ और रिलेशनशिप. जब किसी का बिहेवियर, फॉर एग्जांपल मेरा खुद का बिहेवियर मेरे काम, स्टडी और रिलेशनशिप के बीच में आए तो उसे मैल एडेप्टिवनेस कहते हैं. थर्ड इज स्टेटिस्टिकल डेविएशन, बिहेवियर दैट ऑकर्स इन अ वेरी फ्यू पीपल इज़ कंसिडर्ड अबनॉर्मल. एक ऐसा बिहेवियर जो बहुत कम लोगों में देखा जाता है उसे अबनॉर्मल कहा गया है. ठीक है. Violation of social norms, behavior that goes against the rules and tradition of society. सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ जो भी चीज़ें जाती हैं उन्हें हम वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स कहते हैं. सोशल डिस्कम्फर्ट, एक ऐसा बिहेवियर जिससे दूसरे लोगों को अनईजी फील हो. फॉर एग्जांपल, इफ़ अ मैन इज़ वॉकिंग नेकेड ऑन द स्ट्रीट्स
It is a social discomfort because of him many people are getting uncomfortable. Unpredictability, sudden and unusual actions, कुछ ऐसे actions जिन्हें हम normal नहीं कह सकते हैं. Dangerousness, दूसरे लोगों को या फिर खुद को जो है हार्म पहुंचाना, खुद को तकलीफ देना. लेकिन ये जो इंडिकेटर्स हैं ये अकेले नहीं डिसाइड कर सकते कि कोई पर्सन मेंटली इल है या नहीं. ये एबनॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन मेंटली इल है. क्या पता वो मेंटली बिल्कुल हेल्दी हो बट एबनॉर्मल हो. ठीक है, तो काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, क्लासिफिकेशन करने से आसानी हो जाती है डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करना और उनका ट्रीटमेंट प्लान करना, जिसे हम मानसिक रोग भी कहते हैं. अब कुछ मेजर अप्रोचेज़ हैं. अब हर एक अप्रोच को तो नहीं डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मेजर अप्रोचेज़ हैं जो ऑल ओवर सभी दुनिया के लोगों के अंदर देखे गए हैं. कैटेगरिकल अप्रोच, कैटेगरिकल अप्रोच के अंदर या तो डिसऑर्डर है या नहीं है. इट्स एज सिंपल एज दैट. या तो आपको कैंसर है या नहीं है, बीच का कोई स्टेज नहीं होता कि कैंसर अभी हो रहा है, दैट इज़ नॉट अ स्टेज. सेकेंड इज डायमेंशनल अप्रोच. सिम्टम्स आर मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ सेंसिटिविटी सेवेरिटी सीवियरिटी. जो सिम्टम्स है वो सीवियरिटी के बेसिस पर डिफाइन किए जाते हैं कि वो होता है ना कि स्टार्टिंग में एक पर्सन एबनॉर्मल बिहेव करता है, फिर एबनॉर्मल, अब वो इतना एक्सट्रीम हो चुका है दैट अ पर्सन कैनॉट बी क्योर्ड. तो यहाँ पर जो डायमेंशनल लेवल है इसकी एक जो है स्टेज होती है. ठीक है. थर्ड इज द प्रोटोटाइप अप्रोच. प्रोटोटाइप अप्रोच के अंदर हम लिखेंगे कंपैरिजन विद एन आइडियल एग्जांपल ऑफ डिसऑर्डर. अब दो पर्सन्स हैं, उनको डिसऑर्डर्स हैं. ठीक है, तो उनको कंपेयर किया जाएगा कि ये अच्छे से खाना खा रहा है, ये अच्छे से खाना नहीं खा रहा है, इसको बॉल मूवमेंट अच्छे से हो रहा है, इसको बॉल मूवमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, शायद इसको अच्छे से नींद आ रही है, इसको अच्छे से नींद नहीं आ रही है. सो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इन्हें जो है कंपेयर किया जाता है. डेवलपमेंट ऑफ द डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स. अब इनका डेवलपमेंट होता कैसे है? डेवलप्ड बाय अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन, APA इनको डेवलप करता है. ठीक है. मेजर एडिशंस कौन से हुए हैं? DSM 1952 के अंदर पहला अटेम्प्ट हुआ. 106 डिसऑर्डर्स इंक्लूडेड, जिसके अंदर 106 डिसऑर्डर्स पाए गए. DSM फर्स्ट 1952 के अंदर. फिर आया एक DSM सेकेंड 1968 जिसके अंदर 182 डिसऑर्डर्स पाए गए बट वीक साइंटिफिक बेसिस. साइंस की तरफ से अगर देखा जाए तो उनका कोई मतलब कि उनके पास कोई रीज़न नहीं है प्रॉपर कि ऐसा हुआ क्यों है, बट ये एक डिसऑर्डर है. ठीक है. फिर एक DSM 3 आया 1980s के अंदर, क्लियर क्राइटेरिया हायर रिलायबिलिटी, जिसके अंदर प्रॉपर क्राइटेरिया बताया गया कि अगर ये लोग आपको दिखे तो दीज पीपल आर मेंटली इल. फिर एक DSM 4 आया 1994 के अंदर और एक DSM 5 TR आया 2000s के अंदर. मोर रिसर्च बेस्ड एंड डिटेल्स. अब यहाँ पर और भी ज़्यादा रिसर्च और भी ज़्यादा डिटेल के अंदर उसको एक्सप्लेन किया गया. फिर एक DSM 5 आया 2013 के अंदर जो कि लेटेस्ट एडिशन है, इनकॉर्पोरेटेड डायमेंशनल अप्रोच. ठीक है. इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज ICD. ठीक है. प्रिपेयर्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर्पज टू रिकॉर्ड ऑल डिजीजेज एंड कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड. ये क्या करते हैं? ये डिजीज़ के सभी कारणों को जो है रिकॉर्ड करते हैं और मतलब कि कॉजेज़ पता करते हैं कि अगर कोई पर्सन अनयूजुअली किसी डिजीज़ की वजह से मरा है तो उसका जो है रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं. मेंटल डिसऑर्डर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड. मेंटल डिसऑर्डर्स को भी इंक्लूड किया जाता है. ICD 11 के अकॉर्डिंग 2018 जिसे 2022 में इम्प्लीमेंट किया गया, ये अडोप्ट किया गया सभी कंट्रीज़ के द्वारा. ठीक है. अब DSM और ICD के बीच में फ़र्क क्या होता है? DSM डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ के बीच में फ़र्क क्या होता है? DSM जो है वो सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर्स पे फोकस करता है. ठीक है. और मतलब कि मेनली यूज्ड इन द USA के अंदर यूज़ होता है और सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर्स पे फोकस करता है. जबकि ICD जो है वो सभी डिजीज़ के बारे में बात कर रहा है. पूरी दुनिया के किसी भी रीजन में कोई भी अनयूजुअल बीमारी होती है तो ये ICD उसके अंदर इंटरफेयर करेगा. DSM में पैसा मिलता है, पेड होता है ये, और ICD फ्रीली अवेलेबल होता है. ICD बिना पैसे के भी
कर देता है। समरी करेंगे, डिफाइनिंग नॉर्मेलिटी एंड एबनॉर्मेलिटी इज़ नॉट सिंपल। किसी भी चीज़ को नॉर्मल अबनॉर्मल बताना सिंपल नहीं है, बहुत सारे इंडिकेटर्स उसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स इज़ एसेंशियल फॉर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च। ट्रीटमेंट और रिसर्च के लिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि एक स्पेसिफिक टाइप के लोग को स्पेसिफिक टाइप का सिम्टम आ रहा है तो वो एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। DSM एंड ICD आर द 2 मेजर मैनुअल्स फॉर द डायग्नोसिस। ये 2 मेन मैनुअल्स है डायग्नोसिस के। DSM पेड होता है, ये अनपेड होता है। ये मेनली US के अंदर यूज़ होता है, मेंटल डिसऑर्डर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये हर प्रकार की बीमारियों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। DSM is mostly used in the USA while ICD is globally. प्रॉपर डायग्नोसिस एंड क्लासिफिकेशन इम्प्रूव्स द। अगर प्रॉपरली डायग्नोज किया जाए और क्लासिफिकेशन को और ज़्यादा डिटेल में बताया जाए तो क्वालिटी जो है मेंटल हेल्थ सर्विसेज की वो अच्छी हो जाती है। Now let us discuss this second chapter, that is causes, factor and clinical assessment of the mental disorders. Introduction से start करते हैं। Mental disorders do not occur due to a single cause. Mental disorder का कोई एक कारण नहीं होता है, but as a result the combined effect of multiple factors. इसके बहुत सारे factors होते हैं। ये इन जो कारण है वो बायोलॉजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है और सोशियो कल्चरल भी हो सकता है, ठीक है। अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग जो है अलग अलग कारण हो सकते हैं किसी के अंदर, ठीक है। अब डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल, दिस मॉडल एक्सप्लेन्स दैट 2 things are necessary for the development of a mental disorder. मेंटल डिसऑर्डर किसी भी इंसान के अंदर आने के लिए 2 चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। फर्स्ट इज डायथिसिस, प्रीडिस्पोजिशन और जिसको सस्पेक्टेबिलिटी भी कहते हैं, जो कि जेनेटिक या फिर बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी होता है, ठीक है। डायथिसिस के अंदर क्या होता है कि भाई जो भी साइकोलॉजिकल किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है वो एक जेनेटिक चीज़ है, जेनेटिकली ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है। सेकेंड इज स्ट्रेस, प्रेशर और स्ट्रेन, बाहर की सिचुएशन जैसे जॉब प्रेशर हो गया, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गई, उनकी वजह से जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, उसे हम मतलब कि एक्सटर्नल सिचुएशंस की वजह से जो होता है उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। अ प्रीडिस्पोजिशन अलोन डज नॉट ऑकर अ डिसऑर्डर अनलेस एक्सटर्नल स्ट्रेस इज प्रेजेंट। मतलब पहले से ही किसी को कोई बीमारी है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, वो डिसऑर्डर तब तक नहीं बनती जब तक एक एक्सटर्नल फैक्टर ना इंक्लूड हुआ हो, ठीक है। मतलब कि प्रीडिस्पोजिशन अलोन डज नॉट कॉज द डिसऑर्डर, just because it is present in your body doesn't mean it's a disorder unless an external stress is present. external stress उस चीज़ को ट्रिगर करता है और ट्रिगर होने के बाद वो एक डिसऑर्डर बनता है। This model explains the interaction between genes and the environment. इस मॉडल की मदद से आप जीन्स और एनवायरनमेंट के बीच में एक पकड़ बनाती हो, क्योंकि जीन्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी, it is predisposable, it is predisposition, but when the external factor is added then it becomes a disorder. Biological approach and biological factors. Genetic factors क्या होते हैं? Family and twin studies show the role of genes in the mental disorders. ये एक बहुत बड़ा रोल दिखाती है mental disorders के अंदर। Neurotransmitter imbalance, डिस्टर्बेंस इन ब्रेन केमिकल्स के बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस होना, जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, जी गैबा और नोरिपिफ्राइन, ये सब क्या होते हैं? डोपामिन जब बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है तो वो बॉडी के लिए हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब डोपामिन काफ़ी तरीके से होता है, कुछ लोग इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स को बॉडी में, तो वो बॉडी के लिए काफ़ी स्ट्रेसिंग मैटर होता है, ठीक है। इसके अंदर डीप में नहीं जाएंगे, बस आपने इतना पढ़ना है, ओके। स्ट्रक्चरल ब्रेन एबनॉर्मलिटीज़, अब कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ हैं जो स्ट्रक्चरल होती हैं? श्रिंकेज ऑफ सर्टेन पार्ट्स इन द schizophrenia is the correct pronunciation. तो जब आपका ब्रेन सर्टेन पार्ट्स में से जब श्रिंक होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, उसे जो है स्ट्रक्चरल ब्रेन एबनॉर्मलिटी कहते हैं। जो कि स्ट्रक्चरल ब्रेन एबनॉर्मलिटी का मतलब है जब ना तो किसी पर्सन को एनवायरनमेंट से हुआ हो, ना उसके जेनेटिक्स में हो, बल्कि वो चीज़ खुद से डेवलप हुई है, बॉडी का खुद का रिस्पॉन्स सिस्टम है, उसे हम स्ट्रक्चरल ब्रेन कहते हैं। एबनॉर्मलिटीज़, एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स होना, ठीक है।
इन्फेक्शन एंड इंजरीज, ब्रेन डैमेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बर्थ, वायरल इन्फेक्शंस एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी वीमेन को जो है ब्रेन डैमेज हो सकता है बर्थ देते वक्त, वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी काफ़ी कुछ डैमेजेस हो सकती हैं। साइकोलॉजिकल अप्रोचेस, अब वो कौन कौन सी अप्रोचेस हैं? साइको एनालिटिक अप्रोच, रिप्रेस्ड चाइल्डहुड। साइको एनालिटिक अप्रोच क्या होती है? फ्रूट, जिसके अंदर बच्चे को रिप्रेस करके रखा जाता है, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर उनको किया जाता है, बच्चे की डिज़ायर्स को दबा दिया। एंड ट्रोमा कोजेज डिसऑर्डर। ट्रोमा, जब किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा मेंटली एंड फिजिकली उनको टॉर्चर किया जाता है। बिहेवियरल अप्रोच, माल अडप्टिव हैबिट्स एंड लर्नड बिहेवियर्स कोज डिसऑर्डर्स। ऐसी हैबिट्स जो आपकी खुद की नहीं है, आपने सीखी हैं, ठीक है, ऐसी खराब हैबिट्स जो आप अपनी एनवायरनमेंट से अडेप्ट करते हैं, उन्हें भी हम डिसऑर्डर कह सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक टाइप की हैबिट्स होती हैं, हर एक नॉर्मल हैबिट नहीं, ठीक है, इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ हैबिट। कॉग्निटिव अप्रोच, फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स, गलत, हमेशा नेगेटिव सोचना कंट्रीब्यूट टू डिसऑर्डर्स, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ऑब्स्टिकल्स इन सेल्फ डेवलपमेंट एंड रिजेक्शन लीड टू अ मेंटल डिसऑर्डर। जब आप सेल्फ डेवलपमेंट में खुद के ही ऑब्स्टिकल बन रहे हो और आपको रिजेक्शन बार बार मिल रही है, तो वहाँ से भी मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। सोशियो कल्चरल अप्रोच क्या होती है? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा स्ट्रेस या फिर ऐसा डिप्रेशन जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हुआ हो। सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टिग्मा नेगेटिवली अफेक्ट मेंटल हेल्थ। जब आपके कॉलेज के अंदर सिर्फ आपके साथ गलत हो रहा है, तो वहाँ से आपको जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट होता है, ठीक है। फैमिली एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। रिलेशनशिप्स का बार बार टूटना, वॉयलेंस एंड इनसिक्योरिटी कॉजेज अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस। कल्चर, बिहेवियर कंसिडर्ड नॉर्मल इन वन सोसाइटी मे बी सीन एज एबनॉर्मल इन अदर। दैट्स ट्रू। जहाँ पर एक चीज़ नॉर्मल देखी जाती है, वहीं पर वो दूसरी चीज़ अबनॉर्मल देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ सिंधी पीपल होते हैं, ठीक है, सिंधी के यहाँ शादियों के अंदर ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है, एंड वो शराब भी नहीं पीते डांस के अंदर। वाइल इन द नॉर्दर्न पार्ट एंड एक्चुअली होल ओवर इंडिया, मेजर पार्ट ऑफ द इंडिया, शादी के अंदर शराब तो बिल्कुल पानी की तरह बहती है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये एबनॉर्मल है। वाइल फॉर नॉर्दर्न पीपल, alcohol not being present in the marriage ceremony is more of an abnormal behavior. So आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, एक प्रॉपर कैटेगरी नहीं है एबनॉर्मल और नॉर्मल को डिफ़ाइन करने की। अब असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट का मतलब होता है अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कॉज, सिम्टम्स एंड सिवियरिटी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। सिम्टम्स और कॉज के बारे में पता लगना और कितना मेंटल डिसऑर्डर सीवियर है, किस स्टेज तक पहुंच चुका है। इसका एम है कि जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है उसको सही समय पर दिया जा सके इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए। साइकोलॉजिकल असेसमेंट, फर्स्ट इज़ इंटरव्यूज़, कन्वर्जेशन विद द पेशेंट, पेशेंट के साथ बात की जाती है। सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चन रिलीज, MPPI, ठीक है। Okay, so some of you might not know what is MPPI. So MPPI को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। MPPI की फुल फॉर्म है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ठीक है। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जिसे साइकोलॉजी के अंदर यूज़ किया जा सकता है अडल्ट पर्सनैलिटीज़ को जो है टेस्ट करने के लिए और उनकी साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ को उनको चेक करने के लिए, ठीक है। तो इस मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री की मदद से आप एक पर्सन के बारे में जान सकते हैं और फिर एक जो साइकोलॉजिस्ट है उसे पता लग सकता है कि कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। बिहेवियरल असेसमेंट, ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट्स बिहेवियर, पेशेंट बिहेव कैसे करता है। कॉग्निटिव असेसमेंट, थिंकिंग टेस्ट करना, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी टेस्ट करना, ठीक है। कुछ लोगों को कॉग्निटिव असेसमेंट के अंदर टेस्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्जाइमर्स डिजीज़, अल्जाइमर्स के अंदर क्या होता है, द पर्सन स्टार्ट्स फॉरगेटिंग एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ वो भूलने लग जाता है, आसपास के लोगों को, खुद के बारे में, हर सब कुछ भूल जाता है अपनी लाइफ के बारे में। तो उसका टेस्ट कैसे होता है? उसके ना सिम्टम्स होते हैं, स्टार्टिंग में वो थोड़ा थोड़ा भूलना स्टार्ट करते हैं कि आज कौन सी डेट है, कौन सा साल चल रहा है। ये तो हर किसी पर्सन को पता होता है ना, एटलीस्ट चलो डेट मैं मान लेती हूँ, एक बार को हम भूल भी जाते हैं। मंथ एंड ईयर तो हमें याद ही रहता है कि हम कौन से साल में जी रहे हैं,
करेक्ट। तो जब किसी पर्सन को साल ही ना पता हो देन दैट्स द एबनॉर्मेलिटी ऑफ द सिचुएशन। एंड फिर एक पैटर्न डेवलप होता है जहाँ पर वो 5 सेकंड पहले बताई हुई चीज़ ही भूल जाते हैं। सो दीज आर द टाइप ऑफ cognitive assessments we are talking about. Neurobiological assessment, EEG, electroencephalogram, ठीक है। ये EEG क्या होता है, मेजर्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ये चेक करता है। इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है, मैटर जो होता है हमारी बॉडी का, दैट कीप्स चार्जिंग, ठीक है। चार्ज होने के बाद वो जो मूवमेंट है उसको डिटेक्ट किया जाता है और वहीं से जो है EEG काम करता है। फिर सेकंड हम करते हैं CT स्कैन, MRI, fMRI, जिसके अंदर ब्रेन के स्ट्रक्चर और कोर फंक्शनिंग को जो है ऑब्जर्व किया जाता है। फिर एक PET स्कैन होता है जिसके अंदर एक्टिव रीजन्स ऑफ ब्रेन को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि भी कौन सा पार्ट सही से काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कहीं पे ब्लॉकेज तो नहीं आया हुआ। फिर एक न्यूरोकेमिकल टेस्ट होता है जिसके अंदर सारी न्यूरोट्रांसमीटर्स को चेक किया जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, ये हमारी मैसेंजर्स होते हैं जो मैसेजेस को ट्रैवल करवाते हैं थ्रू द बॉडी फ्लूइड, थ्रू द RBCs। समरी पर आते हैं, मेंटल डिसऑर्डर अराइज फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। मेंटल डिसऑर्डर का कोई एक कारण नहीं होता बल्कि बहुत सारे कारण होते हैं। द डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल एक्सप्लेन्स दैट द डिसऑर्डर्स रिजल्ट फ्रॉम प्रीडिस्पोजिशन एंड स्ट्रेस। कुछ पहले से होता है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूड हो जाए, ठीक है। बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशो कल्चरल अप्रोचेज आर द ऑल इम्पॉर्टेंट। Yes. Fourth is for clinical assessment, both psychological and neurobiological tests are necessary. Correct assessment अगर आप सह करते हैं तो वहाँ से आप एक accurate diagnosis और effective treatment दे पाएंगे। So यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन so that we can explain it and so that I can answer every question. Okay, so that's it for today's video.